नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और सीधा रुख करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मोहम्मद अकबर जो कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री। 12,000 बसें जिनका स्ट्राइक के कारण रोक दिया गया था, जिसका संचालन बंद हो गया था, तो अब इनसे अनुरोध किया गया है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष जी, बाकी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि आप संचालन प्रारंभ करें और आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अब इसमें बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि राज्य सरकार पर भरोसा करते हुए और इन्होंने अपने जो इनका जो स्ट्राइक था, लगातार संचालन ये बंद जो करने की बात कर रहे थे, उसको इन्होंने अपने आह्वान को वापस ले लिया है और कल से बसों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। और जिससे जो राज्य के नागरिक हैं, जो बसों के कारण संचालन बंद होने से कठिनाई में थे, परेशानी में थे, उनकी ये कठिनाई दूर हो सकेगी। मंत्री जी, इनकी एक और मांग है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो बसें, जो बाकी जो बसें क्योंकि पूरी तो चली नहीं और जो नहीं चली हैं, उनके कुछ टैक्सेस को कुछ पोस्टपोन करने की कुछ आपकी कब तक सरकार ने जो कानून लाया था नॉन यूज? नहीं, वो नॉन यूज़ वाली, वो टैक्सेस वाला मामला नहीं है। उसमें तो ये है कि नॉन यूज़ के लिए यदि अपन फॉर्म के और एम होता है ना, तो ये फॉर्म अपन यदि जमा कर देते हैं तो वो नॉन यूज़ की क्राइटेरिया में आने से आपको टैक्स नहीं लगता। तो उसकी अवधि अभी ये जुलाई तक तो है, अब उसके बाद उसकी अवधि और बढ़ाई जाए, ऐसा मांग है। तो उस पर भी विचार चल रहा है और किराया बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। तो दोनों ही विषय में एक अच्छा कुछ वातावरण बने, फैसला हो जाए, इस बात का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल आश्वासन के तौर पर केवल ये कहा गया है कि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। आप संचालन राज्य के हित में और लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए संचालन प्रारंभ करें। ये नॉन यूज को लेकर पिछली सरकारों से जो नियम बना हुआ है, क्या उसको बदलने की जरूरत महसूस करते हैं? इनकी मांगों में ये देखिए, अभी तो फिलहाल जुलाई तक का हमने नॉन यूज वाले मामले में छूट दिया हुआ है। इनकी मांग जरूर है। मध्य प्रदेश से, अन्य राज्यों से भी इनको वहाँ की जो जानकारी है वो लाने के लिए कहा गया है। तो इन्होंने कहा है कि हम ला के आपको देंगे कि अन्य राज्यों में क्या चल रहा है, तो वो सब अध्ययन करने के बाद फैसला लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो पब्लिक थी वो पहले से महंगाई से परेशान है और पब्लिक का ये कहना था कि ये हमारे ऊपर बहुत बोझ हो जाएगा। तो एक साइड पब्लिक भी है जो ये कह रही है कि किराया बढ़ोतरी उनकी जेब पर भारी पड़ेगा। देखिए, दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। यदि इनकी मांग, जितनी भी इनकी मांग है, तो बहुत ज़्यादा उन पर बोझ ना पड़े, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। लेकिन डीजल का जो रेट लगातार बढ़ते चले जा रहा है और बस का संचालन नहीं हो रहा है। यदि मैं रायपुर से लेके कहीं पे भी जाना हो तो पूरी बस में कैपेसिटी पूरी फुल, मतलब भर भी नहीं रहा है, पूरे यात्री नहीं आ पा रहे हैं। तो मतलब 12,000 बसों में कितनी बड़ी संख्या में लोग, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो उसके कारण इनको भी देखना जरूरी है, उनको भी देखना है, दोनों में बैलेंस बनाएंगे। कल से जो बस शुरू होंगी, क्या सभी बसें चालू होंगी? कोरोना गाइडलाइन के तहत शुरू होंगी या किस तरह से? बताइए, सभी बस चालू होगी कि नहीं? कल से सारी बसें छत्तीसगढ़ में जो बंद हुई हैं वो सारी बसें चालू हो जाएंगी और हम माननीय अपने मुख्यमंत्री और माननीय परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी बातों को उन्होंने बड़ी सहानुभूति से सुना और हमारी बात को रखा। और ये आज जो आंदोलन हम ख़त्म कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ख़त्म कर रहे हैं कि हमें भी लग रहा है कि यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है और हमारी मांगों को बहुत जल्द विचार किया जाएगा। इसलिए कल से हम पुनः पूरे 12,000 बसों का संचालन चालू कर देंगे। कोरोना के गाइडलाइन के तहत करेंगे या वो हम शुरू से ही उसका पालन कर रहे थे और उसका बराबर पालन किया जाएगा। सरकार के पास क्या कुछ फार्मूला है? क्या किस तरीके से वृद्धि होगी, कब तक होगी? कुछ आप लोगों ने टेंटेटिव तैयारी की? देखिए, इन्होंने जो मांग रखी है उसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। डीजल के रेट का भी और टैक्सेशन, तो और उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट, बीमा, तो कुल मिला के कितना खर्च इनको आता है, उसमें हेल्पर का आता है, ड्राइवर का आता है, सारी चीज़ों को देखने के बाद और इनकी जो मांग है वो दोनों को मिलान करते हुए इस पर अध्ययन चल रहा है, उसके बाद ही फैसला लेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। तो बसों की हड़ताल यहां पर खत्म हो गई है। ऑफ रोड टैक्स माफी पर भी फैसला लिया जाएगा। तो एक अहम खबर है, बड़ी खबर है और जिसको कह सकते हैं कि जनमानस को राहत देने वाली ये खबर है, क्योंकि जो बसों की हड़ताल आज शुरू हुई थी उसको बेमियादी हड़ताल कहा जा रहा था और ये भी अड़े हुए थे बस ऑपरेटर्स की, जब तक किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी वो हड़ताल वापस नहीं लेंगे। लेकिन इस वक्त की अहम खबर
बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। यहां पर बातचीत हुई है सरकार से और सरकार से बातचीत के बाद बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया और इसका ऐलान कर दिया गया, क्योंकि एक दिन की बस हड़ताल से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ा, यात्रियों को करना पड़ा। यही वजह है कि आनन फानन में आज बातचीत हुई है, हल निकालने का आश्वासन यहां पर सरकार की ओर से दिया गया है। उसके बाद यहां पर हड़ताल को वापस लेने का फैसला बस ऑपरेटर्स ने किया है। और रुपेश गुप्ता हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, अब इसको किस तरीके से अब यहां पर देखा जाए, क्योंकि कहा यह जरूर जा रहा है सरकार की ओर से कि विचार किया जाएगा और बस ऑपरेटर्स भी काफी हद तक संतुष्ट नजर आए, तो संतुष्टि के भाव ये कब तक रह सकते हैं बस ऑपरेटर्स के? देखिए, उसमें कोई फॉर्मूला बना है और उस पर सहानुभूति पूर्वक जब विचार करने की बात सरकार कह रही है, हाँ। और बस ऑपरेटर्स उसके लिए तैयार है, कल से जो स्ट्राइक है उसको खत्म कर रहे हैं जी, तो जाहिर तौर पर इसे संकेत की तरह देखना होगा। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार ने ये कहा है कि दोनों को देखा जाएगा, सिर्फ बस ऑपरेटर्स को नहीं देखा जाएगा, जनता को भी देखा जाएगा जो लॉकडाउन की वजह से परेशान है, और दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी। यानी जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि जनता की जेब भी बहुत ज्यादा ढीली ना हो, और जो घाटा पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से बस ऑपरेटर्स को हो रहा है कम से कम वो ना हो। दूसरी एक महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो बसें खड़ी रहती हैं, जो चलती नहीं हैं, उसके टैक्सेशन को लेकर के कानून में बदलाव की बात कही गई है, मांग रखी गई है। हाँ। इस पर उनका कहना है, सरकार परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस मामले में हम फिलहाल विचार कर रहे हैं और इनसे जो दूसरे राज्य हैं वहां के नियम कायदे क्या हैं उसको मंगवाया है, उसके अध्ययन के बाद इस पर विचार किया जाएगा। जी, यानी कि अब हम ये मानकर चल सकते हैं कि आने वाले वक्त में अब जनता को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बढ़ोतरी होती भी है किराए में तो वो 40% ना होकर कुछ कम प्रदेश में बसें, जी, जाहिर तौर पे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये 20% या 22% के आसपास होनी चाहिए। हालांकि ये फिगर अभी साफ नहीं है, हाँ। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनता 12,000 बसों के ना चलने से जो हजारों लोग इसके रोजगार से जुड़े हुए थे और इस संचालन ना होने से जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कतें आ रही थी, उससे खासा इसका मतलब राहत मिलेगी उनको। जो इससे प्रभावित होते सबसे ज़्यादा, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, खलासी होते हैं और जो दूसरे टिकट ऑपरेटर होते हैं, ये तमाम लोग कम से कम अब फिलहाल उनके सामने कोई ऐसा संकट खड़ा नहीं होगा जिसकी वजह से उनको फिर से एक नई परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि लॉकडाउन में वो काफ़ी परेशान रहे हैं। बिल्कुल, हम ये मानकर चल सकते हैं कि उनको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज एक दिन की जो हड़ताल हुई है उसके बाद किस तरह की परेशानियां हुई हैं, जमीनी हकीकत की अगर बात करें, जनता को किस तरीके की परेशानी हुई है, और जाहिर है कि बस ऑपरेटर्स भी आज परेशान रहे होंगे। जाहिर तौर पे बस ऑपरेटर्स तो लगातार चूंकि बातचीत चल रही थी कि शाम को बैठक हो जाएगी तो बस ऑपरेटर्स को उम्मीद थी कि राहत मिल जाएगी, लेकिन जो बसों पे जिनको जानकारी नहीं थी और जो बस स्टॉप पर पहुंच गए थे वो काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी नाराज़ थे कि एक तो उनका कोरोना से बुरा हाल है और ऐसी स्थिति में बसों के किराए बढ़ाने के लिए बसेस बंद कर दी गई हैं। अब कितनी परेशानी उनको दोबारा से होगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो कंपोनेंट होता है टोटल फेयर में, जो इनका कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट में सिर्फ पेट्रोल और डीजल का हिस्सा कितना होता है, क्योंकि उसमें बाकी खर्चे भी शामिल होते हैं, बैंक का लोन भी शामिल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर बढ़ रहा है, बाकी फैक्टर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ भी देखना होगा। तो सरकार क्या फॉर्मूला निकालती है ये देखना होगा, और जनता पर कितना कम बोझ पड़ता है इसको भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या फॉर्मूला निकालती है ये देखना होगा। फिलहाल अगर फॉर्मूले की बात करें तो शुरुआती फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पर बना है, क्योंकि सांकेतिक रूप से दोनों ही तरफ से बातें की गई, दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन अभी कोई सेट फॉर्मूला बना नहीं है। उसके लिए कितना वक्त लगेगा, कुछ ये जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, इसके बाद कुछ और बैठकें होंगी। जो इन्होंने मांग रखी है 40% की, जाहिर तौर पे वो संभव नहीं है, तो उसमें कितने % तक सरकार बढ़ा सकती है इस पर चर्चा करेगी सरकार अपने अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों के साथ साथ जो जनता
कि बोझ पर कितना असर किस रूट पर पड़ने वाला है उसको भी कैलकुलेट करेगी और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला निकाला जाएगा और वो पब्लिक में जारी किया जाएगा, जिसके बाद बड़े बसों के किराए बढ़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बसों के किराए को बढ़ोतरी को लेकर यहां पर एक फैसला लिया जाएगा, लेकिन हालांकि अभी बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद एक सेट फॉर्मूला सरकार की ओर से बनाया जाएगा। ध्यान बस ऑपरेटर्स का भी रखा जाएगा और ध्यान जनता का भी रखा जाएगा। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना सैंपल देने से इनकार करने पर आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। रायपुर के कलेक्टर ने एक विशेष टीम का गठन किया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में टेस्ट होगा। रायपुर के कलेक्टर ने यह आदेश जारी भी कर दिया है। तो कोरोना सैंपल देने से इनकार करने पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। तो बेहद कठोरता से इस नियम का पालन यहां पर किया जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में ध्यान रखेगी ये टीम और जरा से भी सिम्टम्स अगर किसी के अंदर पाए जाते हैं तो तुरंत उसकी जांच की जाएगी और अगर जांच से इनकार किया गया तो हो सकता है कि मामला भी दर्ज हो जाए। इधर रायपुर में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। रायपुर में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराई जाए। इस मामले में ज्वाइंट कलेक्टर राजीव पांडे ने बताया कि कोरोना को लेकर रायपुर कलेक्टर ने बैठक ली और सभी को निर्देश दिए कि टेस्टिंग की क्षमता पर ज्यादा जोर दिया जाए। आगे ज्वाइंट कलेक्टर ने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मुख्य बाजारों पर टेस्टिंग के लिए टीम बिठा दी गई है। तो किसी भी शख्स में अगर थोड़े भी लक्षण नजर आते हैं तो उनका टेस्ट जरूर किया जाएगा। प्रतिदिन 5000 लोगों की टेस्टिंग का लक्ष्य भी यहां पर रखा गया है। कलेक्टर महोदय द्वारा कल मैराथन बैठक लिया गया और सभी को हिदायत दी गई है खासतौर से टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। इसके लिए बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, जो प्रमुख बाज़ार हैं वहाँ पर हमारी टीम बैठाई गई है और लोगों को समझाइश देते हुए जिनको थोड़े भी लक्षण हैं या जो लोग अन्य स्थान से यात्रा करके आ रहे हैं उनका टेस्ट अनिवार्यतः कराने का निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम में और सभी जो जनपद सीओ हैं उनको भी टीम दी गई है। वो अपने आवश्यकता अनुसार जहां उनको उचित लगता है वो टेस्ट कराएंगे। तो प्रतिदिन का 4500 से 5000 टेस्ट कराने का हमारा टारगेट है। इधर छत्तीसगढ़ में लगातार वैक्सीन की कमी को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हालात को सुधारने के लिए अभी तक क्या क्या किया गया। इसके साथ ही साथ आगे की तैयारी को लेकर राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने का आदेश जारी किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के वकील शैलेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ग्लोबल टेंडर जारी करने को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिका में शैलेंद्र दुबे ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीन की डोज मुहैया करवाने के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी कर देना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी पर हाईकोर्ट ने अब सख्त रवैया अपनाया है, सख्त रुख अपनाया है। खबर रायपुर से, यहां पर लगभग 7.25 करोड़ की जीएसटी चोरी का मामला। श्यामजी इंडस्ट्रीज के ठिकानों पर आज छापेमारी हुई है। तो ऑफिस और फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। श्यामजी इंडस्ट्रीज के मालिक पर जीएसटी चोरी का आरोप लगा है। बगैर जीएसटी चुकाए माल की बिक्री करने का आरोप लगा है। तो इस पूरे मामले में श्यामजी इंडस्ट्रीज के एक पार्टनर को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो श्यामजी इंडस्ट्रीज के मालिक पर जीएसटी चोरी का गंभीर आरोप, उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई और छापेमारी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी। तो शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवम, इस पूरे मामले में गिरफ्तारी क्या किसी की हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बीते दिनों बात की जाए या फिर आईटी की या फिर सीजी जीएसटी की टीम की, तो वो लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही थी और इसी छापेमार कार्रवाई में जो है एक बड़ा खुलासा निकल करके सामने आया है। सीजी जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के अधिकारियों ने श्यामजी मेसर्स इंडस्ट्रीज के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें से करीब करोड़ों के जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। और इस छापेमार कार्रवाई के बाद कई दिनों तक इसके जो अहम दस्तावेज वहां पर पाए गए थे उसकी जांच की गई और जांच के बाद जो है अंतिम निर्णय लिया गया कि श्याम जी मेसर्स इंडस्ट्रीज के जो मालिक है वे जो है करोड़ों की जीएसटी की चोरी कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, जिससे राजस्व समेत कई ऐसी चीजें जिसका आर्थिक नुकसान सरकार को झेलना पड़ रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई और करोड़ों का खुलासा हुआ जीएसटी चोरी का। बिल्कुल, अब आप बने रहिएगा हमारे साथ शिवम, आपके पास दोबारा भी लौटते हैं। तो बगैर जीएसटी चुकाए माल की बिक्री का आरोप
लगा और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। इधर रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर, जीपी सिंह ने जमानत याचिका वापस ले ली। रायपुर कोर्ट से वापस ले ली जमानत याचिका। कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। केस डायरी कंप्लीट नहीं होने की पुलिस ने जानकारी दी और उसके बाद इन्होंने याचिका वापस ली है। तो रायपुर कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका। इस वक्त की अहम खबर, ये कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका यहां पर लगाई गई थी और उसके बाद पुलिस ने यह जानकारी दी कोर्ट के भीतर कि केस डायरी कंप्लीट नहीं है। तो जीपी सिंह ने उसके बाद जमानत याचिका अपनी वापस ले ली। तो शुभम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब रायपुर कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली गई है, वजहें क्या क्या इसकी सामने आई? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के मुख्य घर समेत 15 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू एसीबी की छापेमार कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था, जिसके बाद से लगातार जीपी सिंह के खिलाफ जांच की जा रही थी। और इसी बीच एक और खबर निकल करके सामने आई कि जीपी सिंह ने रायपुर के कोर्ट पर जमानत याचिका लगाई थी, जिसके बाद उनकी आज सुनवाई होने वाली थी। लेकिन जब सुनवाई के दौरान कोर्ट से नोटिस भेजा गया संबंधित थाना को, जहां राजद्रोह का मामला जो है रायपुर के कोतवाली थाना पर जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया है, तो वहां से ये निकल करके जानकारी सामने आई कि जो जांच अधिकारी है वे इस वक्त रायपुर में नहीं है। जैसे जिस तरीके से कोतवाली थाना प्रभारी मोहसिन खान इस पूरे मामले पर जांच कर रहे हैं, राजद्रोह के मामले पर जीपी सिंह के खिलाफ, वे इस वक्त जो है रायपुर शहर पर मौजूद नहीं। इसी के साथ ही जो केस डायरी थी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है जीपी सिंह के खिलाफ की। बिल्कुल, तो इस तरीके से और इसीलिए जमानत याचिका वापस ली। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए। सरकार के फैसले के बावजूद भोपाल में मालिक सिनेमा घर खोलने में हिचकिचा रहे हैं। सिनेमा घर मालिकों का तर्क है कि 50% क्षमता के साथ सिनेमा घर खोलने पर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। यही नहीं, सिनेमा घर मालिकों ने सरकार से बिजली बिल और प्रॉपर्टी टैक्स में राहत देने की मांग की है। मध्य प्रदेश में गिरते कोरोना के आंकड़े के बीच लगातार सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है। अब राहत सिनेमा घरों को भी दी गई है। सिनेमा घर जो है 50% के साथ खोल दिए गए हैं और ये कह सकते हैं कि 3 महीने के बाद जो सिनेमा घर है वो खोले गए हैं। लेकिन कई परेशानियां अब भी सिनेमा घर मालिकों के पास है। उनका कहना है कि जो फिल्में रिलीज हो रही थी वो हो नहीं रही है और भी कई परेशानियां हैं, क्योंकि पिछले 16 महीने की बात की जाए तो सिर्फ 11 दिन ही उनका जो है सिनेमा घर खुल पाए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिनेमा घर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अजीजुद्दीन जी। सर, खुशखबरी माने जिस तरीके से सरकार की तरफ से फैसला लिया गया? नहीं, सरकार के फैसले का स्वागत है, लेकिन सरकार ने एक पक्षीय फैसला लिया है ना। हम लोगों से तो बुला के पूछें भाई, जब हम लोग 50% में थिएटर स्टार्ट करने को तैयार हैं तो हमसे टैक्स भी 50% ले, जीएसटी हमसे 12% लेंगे, वो शो टैक्स हमसे 200 रुपये पर शो लेंगे, तो उसको भी आधा कर दें भाई। 6% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ले ले, स्टेट तो छोड़ सकती है ना। जब 100% ऑक्यूपेंसी चालू कर दें आप, हमसे पूरा टैक्स ले लेना। और फिल्में जब तक रिलीज नहीं होंगी तो थिएटर में नहीं समझते चालू होंगे। तो यानी अभी सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया, राहत दे दी गई, लेकिन थिएटर चालू नहीं हो रहा, सिनेमाघर चालू? मुझे नहीं लगता थिएटर चालू होंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जब तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होगी तो सिनेमा चालू नहीं होंगे। यानी अभी फैसला नहीं लिया जाएगा एसोसिएशन की तरफ से भी कि अपने हिसाब से? हम लोगों ने आपस में बैठक कर ली। क्या कर रही है उस पर फैसला क्या लिया गया? नहीं, सिनेमा चालू नहीं कर सकते ना। 50% ऑक्यूपेंसी में 50% ऑक्यूपेंसी की श्योरिटी क्या है कि अगर आप 400 सीट का सिनेमा तो 200 सीट आ जाएगी। भाई 200 सीट नहीं आएंगे तो फिर हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? आज हर सिनेमा जो है एयर कंडीशन है, तो 10 रुपये 60 पैसे यूनिट हम पे बिजली का भार लगता है, बाकी दूसरे खर्चे हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर भी आप कुछ कह रहे हैं कि फिल्म की रिलीज भी नहीं होती? हमारा सब कुछ डिपेंड बॉम्बे से रहता है। अगर बॉम्बे अनलॉक होगा और फिल्में रिलीज होंगी तो पूरे हिंदुस्तान में सिनेमा चालू हो जाएंगे, और अगर बॉम्बे अनलॉक नहीं हुआ तो फिर फिल्में रिलीज नहीं होंगी। तो ये देख सकते हैं सरकार की तरफ से भले ही सिनेमा घरों को राहत दे दी गई है, लेकिन अभी भी कई मांगे सिनेमा घर मालिकों की है कि उनकी मांगे पूरी की जाए तभी सिनेमा घर खोले जाएंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि मुंबई जब तक अनलॉक नहीं होगा, फिल्में रिलीज नहीं होगी, तो सिनेमा घरों में फिल्म भी नहीं लग पाएगी। कैमरामैन हेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।